अस्सलाम वालेकुम। खसूसी इंतखाबी ट्रांसमिशन वोट की सोच के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और आज हम जिक्र करेंगे खसूसी तौर पर बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध के कुछ ख़ास हलकों का, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है, मुख्तलिफ़ जमातें मैदान में हैं, किसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है। और चूँकि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम का वक्त है, तो कौन सी पार्टी जो है वो कौन सा नैरेटिव लेकर किस मंशूर के साथ मैदान में है और क्या कुछ पेश किया जा रहा है अपने वोटर को, क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है कि वो अट्रैक्ट हो सकें। एक तो ओवरऑल हम ये जिक्र करेंगे, इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि हमारी जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो कि मुख्तलिफ़ हलकों के में मुख्तलिफ़ इलाकों में भी ज़ोर शोर से जारी है, उसमें ये हमारा इंतखाब जो है वो माजी के इंतखाबात के मुकाबले में कितना मुनफरिद है, कितना मुख्तलिफ है। और इसके साथ साथ चूँकि ये बताया जाता है कि कम वक्त में जो है इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, इसके साथ आप ये जानते हैं कि मुख्तलिफ़ ख़बरें ये भी मैदान में हैं कि ज़ाहिर है हमेशा की तरह जो आलमी सतह के मुबस्सिरीन हैं वो भी इसको मॉनिटर करेंगे, वो भी आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अमेरिका के तर्जमान की जानिब से जो है वो भी बयान सामने आ चुका है कि वो बड़ी करीब से इस इलेक्शन को देख रहे हैं और उसकी तमाम तर वजूहात जो है वो हम सबके सामने हैं। वो पहले भी इस ट्रांसमिशन में और हमारी न्यूज़ में ज़िक्र उसका आपके सामने आता रहता है। तो ओवरऑल इसका आज हम जिक्र करेंगे और इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनल मौजूद है उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है और हमारे एंकर पर्सन है खालिद जमील साहब। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है ईसा नकवी साहब। मेरी दूसरी जानिब मौजूद है साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अफसर खान साहब, और उनके साथ साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन है जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें कुछ हमारे जो है क्वेटा से हमें हमारे ब्यूरो चीफ जो है रिजवान सईद साहब वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमें लाहौर से उमर दराज गोंदल जो है ब्यूरो चीफ लाहौर जो है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं खालिद जमील साहब आपकी तरफ आऊँगा और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, यानी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हलकों की अपनी नौइयत है और सबके हालात जो है वो अपनी जगह पर मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान जो है वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बड़ा मैटर करती है, यानी इंतखाबी मुहिम के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से आम तौर पर यह रहता है कि वहाँ पे, और इससे पहले जो है ये कुछ शिकायत भी कुछ जमातों की जानिब से सामने आई कि वहाँ पे ज़ाहिर हमें सिक्योरिटी मुहैया की जाए, दरख्वास्तें दी गई। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की जो कैंपेन है वो कितनी मुख्तलिफ है हमारे दीगर इलाकों से? देखिए, एक तो ये है कि बलूचिस्तान बहुत ना आबादी बिखरी हुई है, वहाँ पे उस तरह से शहर नहीं है जैसे बाकी तमाम सूबों में है। मासवाए कोयटा के आप या गवादर किसी हद तक आप कह लें, बाकी सारे जो है बिखरे हुए हैं। वहाँ पे आपको छोटी छोटी आबादियाँ मिलेंगी, तो इसलिए वहाँ पे कैंपेन बड़ी डिफरेंट सी होती है। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो भी आपके जो ये कोलू डेरा बुगटी साइड है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, और फिर तुर्बत या उस तरफ इश्यूज़ हैं। बाकी जगहों के ऊपर शायद इतना बड़ा मसला नहीं है वहाँ पर भी। असल जो इशू बलूचिस्तान का ये है कि वहाँ पे आप जो डेवलपमेंट की जा सकती है, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी की, तालीम, सेहत, पानी और ये सारा निकासी आब या साफ़ पानी, वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि वहाँ पे जो पर पर्सन जो पर कैपिटा कॉस्ट है ना डेवलपमेंट की, वो बहुत ज़्यादा है। सही है कि आपको एक आबादी एक गांव से दूसरे गांव तक अगर डेवलपमेंट करनी है, और मुमकिन है वहाँ पे शायद सिर्फ 2 या 4-5 घर होंगे और 20 से 25 अफराद होंगे, लेकिन वो 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के फासले पर, तो वो डिस्टेंस जो है वो भी मैटर करता है। डिस्टेंस को फिल करने के लिए आपको फिर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से बलूचिस्तान अभी तक वो तरक्की नहीं कर सका। दूसरा, इसमें ये बड़े अरसे से काम जब ख़ास तौर के ऊपर 2002 में आप उस वक्त NRB बनाया गया था और डेवोल्यूशन के ऊपर काम हो रहा था, तो उस वक्त ये सोचा गया कि बलूचिस्तान में टाउन्स बनाए जाएं कि इनको आप उनकी अपनी ज़मीनें या जो भी है उसको वो खास एरियाज में जो है वो फार्म हाउसेज होते हैं कि आपके ठीक है वहाँ पे है, लेकिन आबादी को कहीं एक जगह टाउन्स बनाए जाएं, ताकि एक तो आपकी डेवलपमेंट जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री रिवाइव करेगी, आपकी GDP ग्रोथ में इजाफा होगा। दूसरा ये होगा कि जब आबादियाँ एक जगह ज़्यादा आएंगी तो वहाँ पे तालीम, सेहत और ये तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं कि ये फ्राहम वो वहाँ पे, अच्छा इसमें वो नहीं हो सका। तो ये अभी जो इनकी कैंपेन है, ज़्यादातर यहाँ पर सरदार हैं, कबायली सरदार वगैरह हैं, वो उनकी फॉलोइंग है, वो लोग जीतते हैं।
پھر کسی حد تک جو ہے کہ وہ مذہبی ایلیمنٹ ہے، اور ایم ایم اے کا اس میں خاص طور پہ جے یو آئی جو ہے کہ اس کا کیا وہاں مدارس بہت زیادہ ہیں، تو جن جن ایریاز میں ان کے وہ مدارس اور وہ فیکٹر ہے وہاں پہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئٹہ شہر جو ہے کہ اس پہ کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت جیتی رہتی ہے، ورنہ جو سردار جس طرف جاتے ہیں اسی طرف جو ہے کہ یعنی کوئٹہ سٹی جو ہے وہ فیصلہ کر سوئنگ کرتا ہے ویسے ووٹرز میں۔ خالد صاحب جو ہے نا جی تھوڑا سا گریز کر گئے جب آپ وجوہات کی بات کرتے ہیں کہ آبادی اسکیٹرڈ ہے، یہ سب کچھ ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ترجیحات کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں پارا مارکیٹ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ شہر آباد کرنا ہے تو پھر کیسے آباد ہوا سب کو پتہ ہے۔ 959 کلومیٹرز کا بارڈر ایران کے ساتھ، 74 سال تک آپ کی ایک بارڈر اوپننگ ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی زمین ملتی ہے، تافتان۔ عمران خان کے دور میں آگے 2 بارڈر اوپننگز اور کھلی، مند پشین، گبد رمضان۔ اور آپ کے پاس کتنا پوٹینشل ہے، یہاں پر کس وجہ سے نہیں ہوئی ترقی، کیوں ایک معدنیات سے، وسائل سے قدرتی مالا مال علاقے کو محروم رکھا گیا، سرداروں نے کیوں یہ کارڈز مختلف استعمال کیے، اس کی ایک بڑی لانگ ہسٹری ہے۔ اگر ہم اس کو خریدنے بیٹھیں گے تو پھر وہ ایک لمبا کام ہو جائے گا۔ اچھا لیکن آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی ایشو ہے ابھی جب کیمپین کر رہے ہیں مختلف کینڈیڈیٹس، ان کے لیے یہ پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں جو شکایات پہلے سامنے آتی ہیں؟ ظاہر ہے بلوچستان تو خاص طور پر دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے nobody should have doubts about it کہ چاہے وہ گلف ہو، چاہے وہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، ان کا ایک خاص کنسرن ہے، ان کے ایک خاص انٹرسٹ ہے۔ ابھی گوادر ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، وہ چائنا کے لیے بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے اٹ سیلف کتنا امپورٹنٹ، اور وہاں پر کیا گیمز چلتی رہی ہیں۔ اگر آپ صرف 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کو ٹریک کریں اور وہاں پر جو مختلف حملے ہوئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ پی سی گوادر کے اوپر ہوا ہو، سرینا کی پارکنگ میں کوئٹہ میں حملہ ہوا ہو، دیگر حملے ہوئے ہوں، اور جب آپ ذرا ان کو ٹریس کریں، ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ کہاں پر وہ جا کر ملتے ہیں، کہاں پر ان کے لیے حملہ کرنے کے لیے کہاں سے لوگ آئے، ان کو فائنانس کرنے والا کون ہے۔ تو جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ایک سیکیورٹی سچویشن بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے۔ اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں بڑھانا چاہتا ہوں اسی چیز میں، سب سے بڑا جو ذمہ دار میں سمجھتا ہوں، پاکستان جب سے بنا ہے آج تک آپ اس پہ تھوڑا سا ورک کریں کہ کتنا پیسہ بلوچستان کو دیا گیا ہے اور وہ کتنا پیسہ یوٹیلائز ہوا ہے۔ جیسے ابھی 15 سال میں پیپلز پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے 22,000 ارب دیے گئے ہیں اور وہ کہاں نظر آنے چاہیے۔ اچھا اس طریقے سے وہاں پہ بھی جو لوگ خاص و سردار کہیں، اشرافیہ کہیں یا بڑے کہیں، وہاں پہ آپ اگر گئے ہوں، میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، تو وہاں انتہائی دولت مند اور انتہائی غربت، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کرپٹ سسٹم ہے، غریب کو غریب ترین انہی کے بڑوں نے۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، وہ اور میں ہمیشہ، ہی واز وائس چیئرمین سینٹ، ہم اکٹھے حج پہ جایا کرتے تھے۔ تو آن دا لاسٹ ڈے آف ہز ریٹائرمنٹ فرام سینٹ، اس کی تقریر جب میں نے سنی، وہ آج تک میں آئی ایم اسٹنڈ۔ جب وہ نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلوچستان کی محرومیاں ہیں۔ جب وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کو موقع ملا، باسط صاحب کو انڈیا میں سرو کرنے کا موقع ملا، انہوں نے باقی جگہ پہ سرو کیا ہے، ہی از پراؤڈ آف دیٹ، اور اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹائم گزارتے ہیں، صحیح، تو یہ ظلم ہوا ہے۔ اس یہ ریزنز ہیں، میں نے یہ ریزنز ہیں، ٹھیک ہے، یو این کے ساتھ رہا، اس میں بھی اسکیٹرڈ آبادی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ، میں حیران بھی ہوا، بلکہ پہاڑوں کے چوٹیوں پہ 8-10 گھر ہیں، لیکن وہاں پانی کا نظام تھا، وہاں ہسپتال تھا، وہاں ڈسپینسری تھی، اسکول تھا۔ صحیح افضل خان صاحب، بالکل آپ کا یہ ورژن آ گیا، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں، ذرا تازہ ترین سچویشن بھی جانتے ہیں۔ بیورو چیف کوئٹہ رضوان سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضوان، بتائیے گا، اس وقت انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، اور آج تو آخری دن ہے، رات 12 بجے تک یہ انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، یقینی طور پر ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہوگی۔ کیا اس وقت صورتحال ہے اوورال بلوچستان میں انتخابی مہم کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بلوچستان میں اگر انتخابات کی جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب رہی۔
15 से जायद जो है वो दस्ती बम हमले और दीगर धमाके हुए, जिसमें जो है मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए और 3 से जायद जो है वो जाँ बहक होने की भी इत्तलात है, जिससे पहले तो ये तासुर मिलता रहा कि बलूचिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम है वो उम्मीदवारों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। ताहम उसके बाद हमने देखा कि सूरत-ए-हाल ना सिर्फ कंट्रोल में आई, बल्कि जो कॉर्नर मीटिंग्स थी, जो जलसे जुलूस थे, उनका इनेकाद भी वक्तन-फ़वक्तन होता रहा और उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर जो है वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लिया। और हर तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबी जोश व जज़्बा है वो दीदनी भी है और काफ़ी लोगों को हम देख रहे हैं कि वो इस इंतखाबी अमल में हिस्सा भी ले रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इस मर्तबा के इंतखाबात जो हम देख रहे हैं कि माज़ी के इंतखाबात से कदरे मुख्तलिफ हैं। उसमें ये हम देख रहे हैं कि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम नून है, उनकी जानिब से माजी में होता रहा कि यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जैसे खालिद जमील साहब ने बताया कि सरदार नवाब जो कबायली मोतबरीन हैं वो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा आज़ाद हैसियत के साथ भी लेते रहे हैं और वो जीतते भी रहे। उनकी पेट सीट्स हैं तो वो जीत जाते हैं और जिसके बाद वो बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा बनते हैं। मगर इस मर्तबा जो ये तर्ज अमल था ये मुख्तलिफ हुआ। इंतखाबात से कबल ही मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले जो है यहाँ पर डेरे डाले, मियाँ साहब यहाँ पर आए और एक तवील शमूलियतों का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तासीस का यहाँ पर जलसा किया गया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने यहाँ पर लोगों को अपने साथ शामिल किया। और ये तमाम वो लोग थे जो इलेक्टेबल्स थे, जो कबायली रहनुमा थे, जो सियासी रहनुमा थे, उन्हें इन दोनों बड़ी जमातों ने अपने अपने जो टीम सही। है उसका हिस्सा बनाया, अपनी अम्ब्रेला में लेकर आए और कोशिश ये की जाती रही कि मैक्सिमम नंबर जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो इकट्ठे किए जा सके ताकि इंतखाबात के बाद सूबाई हुकूमत की तश्कील में जो है वो उस हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि हमारी जमात का अहम रोल हो। तो हम देख ये रहे हैं कि रिजवान सियासी दो जमात हलके हैं, रिजवान दो हलके हैं जिन पे मैं ये देख रहा हूँ कि वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट चेंज किए गए हैं उन हलकों में। एक जुबैदा जलाल का केच से वो लड़ती होती थी इलेक्शन, लास्ट टाइम वो NA 271 था, तो अब वो गालबन उसको चेंज करके उसमें अब गवादर को 259 अभी वो हल्का नंबर होगा और केच के साथ गवादर को लाए गए हैं। और पहले जहां असलम बोतानी जीते थे, जाम कमाल वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इलेक्शन हार गए थे उनसे, और वो लसबेला और ग्वादर होता था, तो लसबेला को निकाल दिया गया, अब ग्वादर को केच के साथ मिलाया गया और लसबेला को अवरान और हब उसके साथ मिलाए गए हैं। ये क्या साइंस आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पे कोई जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट या किसी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये क्या किया जा रही है? अच्छा देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 2 हलके नहीं बल्कि बलूचिस्तान में मुतअद्दिद सूबाई और कौमी हलके ऐसे हैं जिन्हें जो है वो ना सिर्फ तब्दील किया गया है बल्कि वहाँ के जो कैंडिडेट्स थे उनको इस हवाले से काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। इस हवाले से ये अगर कौमी असम्बली आपने के इन 7 दो हलके हैं, वो 7 मैंने मार्क किए हुए हैं, कौमी असम्बली के 7 हैं। अभी मैं सूबाई की तरफ नहीं गया तो इसमें क्योंकि ये दोनों साथ साथ थे तो मैंने रखा, वरना जो शाहज़ैन बुगटी वाला भी है, इसरारुल्लाह तरीन वाला भी है, वो इस इम्पोर्टेंट एक मीर हल्के के मोहम्मद बारे खान में जमाली वाला भी है सोबतपुर, और वो जो जाफराबाद वाला है जो PTI का जो जीता था उसका भी जो है कि उसके अंदर ओस्ता मोहम्मद और वो डाल दिए हैं साथ नसीराबाद। जी मैं आपका जो खान साहब अगर सवाल समझ पाया क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई तो बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि बहुत से बलूचिस्तान में ऐसे हलके हैं जिन्हें जो है वो तब्दील कर दिया गया है। आम तासुर जो कैंडिडेट्स की जानिब से जो एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था, जो हमने देखा जिसके हवाले से अदालत में जो है उन्होंने अपनी पटिशन्स भी दायर की, उनका यही कहना था कि हमें जो है वो इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। ताहम उसके बावजूद हमने देखा है कि अब जो है वो उम्मीदवार ना सिर्फ इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रहे बल्कि अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। इसके पेश नज़र के उन्हें इस इंतखाबी मुहिम में जो है वो हलकों की तब्दीली से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके हलकों में कुछ तो वोटर जो है वो दूसरे हलकों में चले गए और जो नए हल्का बंदियों के बाद जो एरियाज शामिल किए गए, जाहिर बात है वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले नहीं थे, वहां पर उन्होंने उस तर्ज का काम नहीं किया था जिसकी वजह से लोगों को कायल करने में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना
भी करना पड़ रहा है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार है कैंडिडेट्स को जो वहाँ से हमेशा से जीतते आ रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर उनको जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है नई हल्काबंदियों से। ताहम उसके बावजूद तासुर ये है और कैंडिडेट्स इस हवाले से पुरुम्मीद है कि वो इंतखाबात में ना सिर्फ नए जो हल्का शामिल हुआ है उनको कायल कर सकेंगे बल्कि उनसे वोट भी हासिल कर सकेंगे। अच्छा, इसी पे जी इज़वान, मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित बोल रहा हूँ। ये बताइए कि जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ये किस हद तक इलेक्शन में असरअंदाज हो सकता है उसके नताइज पे? सर देखिए, इसमें हाल ही में आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो धरना भी किया गया और उसके बाद वो धरना जो है वो जब खत्म हुआ और वो कोयटा जब यहाँ पर मारन बलोच और उनके जो साथी थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा भी किया गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि कौम परस्त जो जमातें हैं, नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, उनकी जो सियासी जो साख थी उसको काफी जिक्र पहुंचा है। उसके बाद हमने देखा कि बड़ी तादाद जो है वो मारन बलोच के जलसे में जहां थी, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि लोगों ने जो बैनर से जो झंडे थे उन्हें भी उतारने की कोशिश की। तो हम मजमूई तौर पर देख रहे हैं कि ये मिसिंग पर्सन का जो मामला है उसने बलूचिस्तान में इंतखाबात को काफी हद तक जो है वो मुतासिर करने की कोशिश की। ताहम उसके बावजूद इस वक्त जो है वो इंतखाबी माहौल जो है वो दोबारा गर्म हो चुका है। तमाम जो कॉम्परस जमातें, बलोच कॉम्परस जमातें, नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, वो भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और जीत के लिए पुरअज़म। अच्छा रिजवान भाई, ईसा बात कर रहा हूँ मैं। ये मुझे बताइए, ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब वोटर टर्नआउट की बात करते हैं तो वो सबसे कम बलूचिस्तान में होता है दीगर इलाकों के निस्बत। उसकी वजूहात हमें पता है कि बहुत स्कैटर्ड है आबादी, बहुत दूर दूर पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पर पंजाब में अगर आप बात कर लें, शहरों की बात कर लें, आपका 2 गली छोड़कर पोलिंग स्टेशन होता है, आप वहाँ जाके वोट डाल देते हैं। तो इस मरतबा क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन एक मखसूस सियासी माहौल में हो रहा है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, कम अज़ कम पंजाब की हद तक तो मैं और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मैं आपको भरपूर तरीके से ऑन ग्राउंड चीज़ें देखने के बाद बता सकता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत ही पुरज़्म है कि उन्होंने जाके वोट डालना है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, वोटर टर्नआउट कैसा होगा वहाँ पे? देखिए, बलूचिस्तान के जो गर्म इलाके हैं वहां पर तो टर्नआउट जो है वो ज्यादा रहने का इम्कान भी है और लोग उम्मीद भी हैं कि इस हवाले से जो है वो वहां पर ना सिर्फ टर्नआउट ज्यादा होगा बल्कि लोगों को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक लाया जा सकेगा। जहां तक बात की जाए सर्द इलाकों की, तो माह फरवरी है, बलूचिस्तान में जो टेम्परेचर है वो काफी जो है वो गिर जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो है ना वो बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर सर्द इलाकों जैसे कल्लाच है, कोयटा है, इसके बाद पशीन है, कान में तरजई है, ज़ियारत है, इनके जितने भी जहाँ जो कैंडिडेट्स यहाँ पर है उनसे जब हमारी इस हवाले से बात हुई, पहला फोकस उनका यही था कि चूंकि ये छोटे छोटे दही इलाके हैं, यहाँ पर लोगों के रवाबे जो है वो काफी मजबूत है, तो उनका ये कहना है कि उनको वापस जो है पोलिंग डे से पहले जो है उनके इलाकों में लाना और उनसे वोट कास्ट करवाने की जो है वो तरजीहात में उनकी शामिल है। उनकी कोशिश ये है कि लोगों को वापस लाया जाए। तो मजमूई तौर पर हम देखें कि सर्द इलाकों में टर्नआउट मुतासिर हो सकता है मौसम की वजह से। ताहम अगर सियासी जोश जज्बा देखा जाए, इंतखाबात का जो जज्बा है वो देखा जाए, लोगों की कसीर तादाद है जो ना सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स में, जलसे जुलूस में हिस्सा ले रही बल्कि वोट कास्ट करने के लिए भी पुरअज़म। ठीक है, हमारे साथ आप मौजूद रहे। रिजवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ओवरऑल सिचुएशन से जो है वो आगाह कर रहे थे। और इस वक्त बलूचिस्तान जो है यकीनी उसमें मजमूई तौर पर उसकी जो डायनामिक्स है, एक तो ज़ाहिर है सरदार नवाब जो सरदार हैं मुख्तलिफ कबाइल के, उनका एक फैक्टर तो मौजूद रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस बार जो डिलिमिटेशन हुई, जो हल्का बंदियाँ तब्दील हुई, वो यकीनन मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हवाले से जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, इसके साथ साथ हम इंटीरियर सिंध का भी जिक्र करेंगे और फिर ओवरऑल जो जेनेरिक सिचुएशन है मुल्क की इंतखाबी मुहिम के हवाले से और जो बिलखुसूस तवक्कुआत हैं उम्मीदवारों की, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।